हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय मंचों में स्वागत है। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपका यूपी चतुर्थ सेमेस्टर जो विज्ञान विषय है आपका उससे संबंधित रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आपके अधिकतर प्रश्न हैं। इसका मैंने एक वीडियोस अपलोड कर दिया है, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर जो वीडियोस इसके पहले मैंने अपलोड किया है अधिकतर प्रश्नों का, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने बहुकल्पी प्रश्नों का भी वीडियोस बनाए हैं, आप उन सभी को भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसलिए जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उन सभी के नोटिफिकेशन आप सभी पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के माध्यम से आपके पार्ट 2 में क्या क्या प्रश्न आने वाले हैं, यूपी चतुर्थ सेमेस्टर विज्ञान विषय से संबंधित जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है पार्ट 2 आपका, इसमें आपके क्या क्या प्रश्न आएंगे चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, पिग आयरन किसे कहते हैं। देखिए, पिग आयरन का मतलब होता है एक कच्चा लोहा होता है, एक ढलवा लोहा होता है। ये इसे क्या कहते हैं, पिग आयरन कहा जाता है। तो वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा जो होता है, जो वात्या भट्टी होती है उससे जो प्राप्त लोहा होता है, कच्चा लोहा जिसे कहते हैं या ढलवा लोहा, कच्चा लोहा भी कहते हैं और ढलवा लोहा भी कहते हैं। तो वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा को पिग आयरन कहते हैं, कहलाता है। नेक्स्ट आपका इस्पात से क्या अभिप्राय है। इस्पात का मतलब है यह लोहे का दूसरा नाम है। लोहा जो होता है इससे क्या कहते हैं, इसे इस्पात भी कहते हैं और लोहा भी कहते हैं। तो ये लोहे का दूसरा नाम है इस्पात। इसमें Fe 98.8% से 99.8% होता है। कार्बन जो होता है जी आपका 0.25% होता है, यानी 2.25% से 1.5% तक होता है। शेष आपका SiPsMn की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इसका उपयोग जो है नट बोल्ट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तन्यता क्या है। तन्यता देखिए, धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। जैसे कि लोहे का जो कोई धातु होती है उससे क्या है, उसको खींचकर धातुएं जो होती हैं उसको खींचकर तार बनाया जाता है। उसके बाद धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं, धातुओं को, यानी कि आप इतना लिख सकते हैं कि धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चालकता क्या है। चालकता, सभी धातुएं विद्युत की सुचालक हैं क्योंकि इनमें विद्युत प्रवाह संभव है। यही क्या है, चालकता है। जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें विद्युत की सुचालक यानी विद्युत सुचालक होता है, क्योंकि इनमें जो है विद्युत का प्रवाह होता है, यानी कि जो विद्युत होता है उसका प्रवाह होता रहता है, संभव है। यही क्या है, चालकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, धातुओं के संरक्षण से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक परत के रूप में उतरना या नष्ट होना धातु का संरक्षण या संक्षारण कहलाता है। नेक्स्ट आपका है, मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु होती है दो या दो से अधिक धातु या अधातु का समांगी जो मिश्रण होता है उसे मिश्र धातु कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है, खनिज एवं धातु से क्या समझते हैं आप। तो खनिज प्रकृति में पृथ्वी के अंदर वस्तुएं एवं उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। प्रकृति में पृथ्वी के यानी कि पृथ्वी के अंदर वस्तुओं एवं उनके जो यौगिक होते हैं जिस रूप में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। नेक्स्ट आपका है, धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। इसी में देखिए, धातु के बारे में आपने खनिज देख लिया, ये अब धातु है। धातु जो होती है वो क्या होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है। ये सामान्यतः कठोर होती है। क्या होती है, सामान्यतः कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। प्रत्येक जितनी जो भी धातुएं होती हैं उसकी जो कठोरता होती है वह अलग अलग प्रकार से होती है। तो धातु की परिभाषा आपसे पूछी है तो आपको लिखना है, धातु ऊष्मा की सुचालक है। धातु जो है ऊष्मा की सुचालक होती है। यह सामान्यतः यह क्या है, यह कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, धातुओं के भौतिक गुणों का वर्णन कीजिए। देखिए, धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के कुछ भौतिक गुण जो हैं, भौतिक जो गुण हैं वह निम्नलिखित हैं, इस प्रकार से हैं। शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है,
धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए धात्विक चमक क्या है, तो धात्विक चमक को आपको लिखना है कि शुद्ध रूप में जो धातु की सतह चमकदार होती है, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, धातु के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। तीसरा, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघात वर्धनीयता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य है। तो ये आपके क्या है, धातुओं के कुछ भौतिक गुण थे। बाकी आप जो आपको समझ में आए वो लिख सकते हैं, जो भी गुण आपको सही लगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, धातुओं की सक्रियता श्रेणी को समझाइए। सक्रियता श्रेणी वह से जो सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में ज़रूर पूछ सकता है कि धातुओं की सक्रियता समझाइए, या धातुओं की सक्रियता श्रेणी जो है क्या कहते हैं उसको। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में, यानी कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अयस्क क्या होते हैं। अयस्क क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। सभी अयस्क खनिज होते हैं। प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक जो है, प्रकृति में पाए जाने वाले अयस्कों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला दिया ऑक्सीकृत अयस्क, सल्फेट, सिलिकेट, कार्बोनेट। दूसरा आपका है हैलाइड, यानी कि Ag के मैग्नीशियम, ये आपके क्या है, हैलाइट है। नेक्स्ट आपका है, धातु के निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं। अयस्कों में से अशुद्धियों को अलग करके धातु को प्राप्त करना व उसका शुद्धिकरण धातु का निष्कर्षण कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है, चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है। देखिए, चुंबकीय पृथक्करण विधि, यह विधि उन अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है जिनमें अयस्क अथवा उसमें उपस्थित गैंग किसी एक की प्रकृति लौह चुंबकीय होती है। इस विधि द्वारा सामान्यतः चुंबकीय और अचुंबकीय प्रकृति के पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रगलन क्या है। प्रगलन क्या है, प्रगलन धातु निष्कर्षण की एक विधि है। क्या है, धातु निष्कर्षण की एक विधि है प्रगलन। नेक्स्ट आपका है, जल धातु निष्कर्षण विधि को समझाइए। देखिए, यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कम विद्युत धनात्मक तत्व को इसके विलयन से विस्थापित कर देती है। इस विधि में सांद्रित अयस्क के विलयन की क्रिया उचित अभिकर्मक के साथ कराने पर कम सक्रिय धातु अवक्षेपित हो जाती है। यह क्या है, जल धातु निष्कर्षण की विधि। नेक्स्ट आपका है, विद्युत अपघटनीय विधि क्या होती है। देखिए, विद्युत अपघटनीय विधि उच्च विद्युत धनात्मक की धातुओं का निष्कर्षण उनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड इत्यादि की गलित अवस्था में विद्युत अपघटन से किया जाता है। क्योंकि इनके यौगिकों का अपचयन सामान्य अपचयकों के द्वारा नहीं होता, इनका विद्युत अपघटन भी जलीय विलयन में नहीं किया जाता है। क्योंकि इन धातुओं के मानक ऑक्सीकारक विभव हाइड्रोजन के सापेक्ष बहुत अधिक धनात्मक होते हैं, इसलिए ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं तथा जल से क्रिया करती हैं। किससे क्रिया करती हैं, जल से क्रिया करती हैं। विद्युत अपघटनी जो है जल से क्रिया करती हैं। तो ये विद्युत अपघटनी विधि थी आपकी। नेक्स्ट आपका है, खनिजों का वर्गीकरण कितने भागों में यानी कि वर्गों में किया गया है। तो यह किया गया है 3 वर्गों में खनिजों का वर्गीकरण किया गया है। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और खनिज ईंधन, ये 3 वर्गों में खनिजों का वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फेन फिल्मन विधि में किस तरह के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो यह किया जाता है, इस विधि में हल्के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। फेन फिल्मन विधि जो होती है यह हल्के अयस्कों का सांद्रण इसमें किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मेंडलीव की आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण क्या है। देखिए, आवर्त सारणी मेंडलीव की ज़रूर पूछी जा सकती है। यह प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो समझ लीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण निम्न प्रकार से हैं। प्रत्येक आवर्त में तत्वों की व्यवस्था
उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में हैं। दूसरा, एक ही समूह में स्थित तत्वों के गुण में समानता होती है। तीसरा, सारणी में रिक्त स्थान वाले तत्वों के गुणों को पहले से ही बताया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किसी वर्ग क्रमांक से क्या प्रदर्शित होता है? तो वर्ग क्रमांक के तत्वों की संख्या जो है प्रदर्शित होती है। वर्ग के क्रमांक से क्या है? तत्वों की संख्या प्रदर्शित होती है। आवर्त सारणी के वर्गों की विशेषताएं क्या हैं? तो आवर्त सारणी के वर्गों की जो विशेषताएं हैं यह निम्नलिखित प्रकार से हैं। जैसे कि 1 नंबर का प्रश्न है आपका, जिसमें 2 हैं। एक ही उपवर्ग के तत्वों के गुणों में आपस में समानता होती है, परंतु उसी वर्ग के दूसरे उपवर्ग के तत्वों के गुणों में भिन्नता होती है। नेक्स्ट आपका, एक ही उपवर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। तो ये आपके आवर्त सारणी के वर्गों की विशेषताएं थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में जो होते हैं 7 आवर्त होते हैं संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में। नेक्स्ट आपका है, अति लघु आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो 2 तत्व होते हैं। नेक्स्ट, दीर्घ आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो दीर्घ आवर्त में इसके चौथे एवं 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं। दीर्घ आवर्त में जो है चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं। नेक्स्ट आपका है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के कोई 2 लाभ बताइए। देखिए ये लाभ है, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें जो 2 लाभ होते हैं वह सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक और नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी के 2 लाभ हैं। नेक्स्ट आपका है, इसके दोष देखिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी के कोई 3 दोष बताइए। दोष इसके हैं, असमान तत्वों को एक साथ रखना। जो असमान तत्व होते हैं उनको एक साथ रखता है ये आवर्त सारणी जो मेंडलीव की है। समान तत्वों को अलग अलग रखता है। और तीसरा आपका ये दुर्लभ मृदा तत्वों को स्थान। नेक्स्ट आपका है, धातु तथा अधातु का आशय स्पष्ट कीजिए। धातु कम विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व धातु होते हैं। कम विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं? धातु होते हैं। अधातु क्या होते हैं? अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व जो होते हैं अधातु होते हैं। तो इसमें देखिए धातु, ये आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। धातु कम विद्युत ऋणात्मकता, अधातु अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व अधातु होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किस वैज्ञानिक ने किया? देखिए संशोधन किसने किया? मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन जो है मोसले ने किया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन। तो दोस्तों ये थे आपके आज के अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी चतुर्थ सेमेस्टर विज्ञान विषय से संबंधित अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आशा करते हैं कि आप सभी वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। आज के प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। जिन मित्रों को प्रश्न अच्छे लगे हैं आप लाइक डिसलाइक करके ज़रूर बताएं, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके अलावा मैंने इसकी एक वीडियोस पहले अपलोड कर दी है, आप लिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आप क्रम बाई क्रम जैसे भूमिगत प्रश्न हो गए, फिर उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न भी मिलेंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी हम वीडियोस आगे भी अपलोड करें, इसका जो पार्ट 3 अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।